घर में हर तरफ रोशनी जगमगा रही थी। सुमन देवी की शादी की 25वीं सालगिरह का जश्न बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा था। शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, रिश्तेदार और रसूखदार लोग आमंत्रित थे। छोटी बहू रागिनी अपनी अमीर सहेलियों के साथ सोफे पर बैठी गहनों और महंगे ब्रांड्स की चर्चा कर रही थी। सास सुमन देवी बार बार रागिनी के गले में पड़ी हीरों की माला को देखकर गर्व से कह रही थी, आखिर बहू बड़े घर की है, हमारी शान में 4 चांद लगा दिए। वहीं दूसरी तरफ बड़ी बहू कीर्ति सुबह से भूखे पेट हलवाइयों के साथ खड़ी होकर मेन्यू संभाल रही थी। कीर्ति एक साधारण शिक्षक की बेटी थी। शादी के 3 साल में उसने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की थी, लेकिन सुमन देवी और रागिनी उसे हमेशा यह एहसास दिलाते थे कि वह इस अमीर घर के लायक नहीं है। शाम के समय जब मुख्य समारोह शुरू होने वाला था, कीर्ति अपनी अलमारी से एक सुंदर पारंपरिक बनारसी साड़ी निकालकर पहनने लगी। वह साड़ी उसके पिता ने अपनी जमा पूंजी से उसे शादी में दी थी। तभी रागिनी कमरे में आई और कीर्ति की साड़ी देखकर हंसते हुए बोली, अरे भाभी, आज इतनी बड़ी पार्टी है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, आप यह पुरानी और सस्ती साड़ी पहनेंगी? कम से कम मम्मी जी की नाक का तो ख्याल रखिए। लोग क्या कहेंगे कि इस घर की बड़ी बहू के पास ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। कीर्ति ने शांत रहकर जवाब दिया, रागिनी, यह साड़ी मेरे पापा का आशीर्वाद है। मेरे लिए इसकी कीमत दुनिया के किसी भी डिज़ाइनर लहंगे से बढ़कर है। तभी वहाँ सास सुमन देवी आ गई। उन्होंने कीर्ति को ऊपर से नीचे तक देखा और नाक सिकोड़ कर बोली, रहने दो रागिनी, जिसके जैसे संस्कार और जैसी हैसियत वो वैसा ही दिखेगा। खैर कीर्ति, सुनो, आज पार्टी में मीडिया वाले और मेरे मायके के बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। तुम एक काम करना, तुम स्टेज की तरफ मत आना, अंदर रहकर जरा वीआईपी मेहमानों की केटरिंग संभाल लेना। वहाँ तुम्हारी ये साधारण साड़ी कोई नोटिस नहीं करेगा। कीर्ति के दिल पर जैसे किसी ने चोट की हो। उसने खिड़की की तरफ देखा जहाँ उसका पति विवेक खड़ा था। कीर्ति को उम्मीद थी कि विवेक अपनी माँ से कहेगा कि कीर्ति इस घर की बड़ी बहू है और वह स्टेज पर सबके साथ खड़ी होगी, लेकिन विवेक ने नज़रें चुरा ली और वहाँ से चुपचाप निकल गया। कीर्ति की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसने अपने मन में कहा, अब तक मैं इस घर की शांति के लिए चुप थी, लेकिन आज अगर मैंने अपने पिता के दिए उपहार और अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं की, तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। रात के 9 बज चुके थे। आलीशान हॉल मेहमानों से खचाखच भरा था। सुमन देवी और उनके पति स्टेज पर केक काटने के लिए खड़े थे। रागिनी और उसका पति भी स्टेज पर थे, जबकि कीर्ति को जानबूझकर पीछे काम में व्यस्त रखा गया था। तभी सुमन देवी के भाई यानी इस घर के सबसे बड़े बिल्डर रमन सिंघानिया ने माइक हाथ में लिया। उन्होंने बड़ी शान से कहा, आज मेरी बहन की 25वीं सालगिरह है। इस मौके पर मैं अपनी बहन को शहर के पास इलाके में एक नया लग्जरी पेंट हाउस गिफ्ट कर रहा हूँ। इसके पेपर्स मेरे पास हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा।
सुमन देवी का घमंड 7वें आसमान पर था। वह गर्व से फूली नहीं समा रही थी। तभी रमन सिंघानिया ने पेपर्स पर साइन करने के लिए पेन निकाला, लेकिन अचानक हॉल के दरवाजे पर 3-4 पुलिस वाले और कोर्ट के अधिकारी आकर खड़े हो गए। म्यूजिक बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। सुमन देवी के पति आगे बढ़े और बोले, इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? आज हमारा पारिवारिक उत्सव है। अधिकारी ने कड़क आवाज़ में कहा, माफ़ कीजिएगा सर, लेकिन रमन सिंघानिया जी जिस ज़मीन पर बने पेंट हाउस को गिफ्ट कर रहे हैं, वह ज़मीन और यह पूरा प्रोजेक्ट कानूनी रूप से सीज किया जा चुका है। रमन जी ने जाली दस्तावेजों के जरिए एक चैरिटी ट्रस्ट की ज़मीन पर कब्जा किया था। हमारे पास कोर्ट का तुरंत काम रोकने और इस संपत्ति को कुर्क करने का ऑर्डर है। यह सुनते ही रमन सिंघानिया के हाथ से पेन गिर गया। सुमन देवी का चेहरा पीला पड़ गया। मेहमानों में कानाफूसी शुरू हो गई। अरे, ये तो धोखाधड़ी का मामला है। इतने बड़े लोग और ऐसा काम। सुमन देवी ने रोते हुए अपने भाई से कहा, भैया, यह क्या हो रहा है? आज के दिन मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती। कोई तो होगा जो इस कानूनी पचड़े से हमें बचा सके। अपनी जान पहचान तो बड़े बड़े वकीलों से है। रमन सिंघानिया ने सिर पकड़कर कहा, बहू, इस केस के पीछे शहर के सबसे ईमानदार और कड़क रिटायर्ड जज D.N. शर्मा का हाथ है। उन्होंने ही इस घोटाले को पकड़ा है। सुप्रीम कोर्ट तक उनकी बात कोई नहीं टाल सकता। अगर वो चाहें तो ही यह मामला संभल सकता है, वरना मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा और तुम्हारी समाज में थू-थू होगी सो अलग। पूरा परिवार, रागिनी और विवेक सब असहाय खड़े थे। तभी हॉल के पीछे से एक शांत लेकिन मजबूत आवाज़ गूंजी, अगर बात सिर्फ सच की है तो फैसला अभी हो सकता है। सबने मुड़कर देखा। यह कीर्ति थी। वह उसी बनारसी साड़ी में पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही थी। उसके हाथ में एक मोबाइल था जिस पर कोई कॉल चल रही थी। सुमन देवी चिढ़कर बोली, कीर्ति, तुम यहाँ आकर तमाशा मत करो। पहले ही घर की इज्जत दांव पर लगी है और तुम्हें। कीर्ति ने हाथ के इशारे से सास को चुप कराया। यह पहली बार था जब कीर्ति का यह रूप देखकर सुमन देवी की जुबान थम गई। कीर्ति ने फ़ोन का स्पीकर ऑन किया और कहा, पापा, आप लाइन पर हैं ना? फ़ोन की दूसरी तरफ से एक रोबदार और गंभीर आवाज़ आई, हाँ बेटा, मैं सुन रहा हूँ। रमन सिंघानिया ने जिस अनाथ आश्रम की ज़मीन हड़पी है, उसके सारे सबूत मेरे पास हैं। यह आवाज़ सुनते ही रमन सिंघानिया के पैर कांपने लगे। उन्होंने हकलाते हुए कहा, जज साहब, आप? वहाँ मौजूद एक बुज़ुर्ग मेहमान चिल्लाए, अरे यह तो वही रिटायर्ड जज D.N. शर्मा जी हैं जो किसी के आगे नहीं झुकते। कीर्ति ने फ़ोन पर कहा, पापा, रमन जी ने जो किया वह गलत था, लेकिन आज मेरी सास की 25वीं सालगिरह है। मैं नहीं चाहती कि किसी के गलत कर्मों की सज़ा आज इस परिवार की खुशियों को मिले। क्या इस कानूनी कार्रवाई को कल सुबह तक के लिए टाला जा सकता है और रमन जी को अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिल सकता है? फ़ोन पर कुछ पल की खामोशी रही। फिर जज साहब बोले, बेटा कीर्ति, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा।
तुम्हारी सच्चाई और संस्कारों की खातिर मैं पुलिस अधिकारियों से कहता हूँ कि वो कार्रवाई कल सुबह तक रोक दें। लेकिन रमन सिंघानिया को कल सुबह कोर्ट में आकर ज़मीन वापस ट्रस्ट के नाम करने के पेपर्स पर साइन करने होंगे। अधिकारी ने फ़ोन पर जज साहब का आदेश सुना, कीर्ति को सैल्यूट किया और पुलिस टीम के साथ वहां से चले गए। हाल में मौन सा सन्नाटा था। मेहमान समझ चुके थे कि इस घर की जिस बहू को साधारण और कम हैसियत का समझकर पीछे ढकेला गया था, असल में वही इस घर की सबसे बड़ी ढाल थी। उसके पिता कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि शहर के वो सम्मानित जज थे जिनके सामने बड़े बड़े रईस पानी भरते थे। सुमन देवी घुटनों के बल बैठ गई। रागिनी की नज़रें शर्म से ज़मीन में धंस चुकी थी। विवेक आगे बढ़ा और कीर्ति का हाथ पकड़कर बोला, कीर्ति मुझे माफ़ कर दो, मैं हमेशा चुप रहा। तुमने आज हमारे पूरे परिवार की इज्जत सड़क पर आने से बचा ली। कीर्ति ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और अपनी सास सुमन देवी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, मम्मी जी, मेरे पापा ने मुझे हमेशा सिखाया है कि इंसान की पहचान उसके महंगे कपड़ों या हीरो से नहीं, उसके कर्मों और ईमानदारी से होती है। जिस साड़ी को आप आज छुपाना चाहती थी, आज उसी साड़ी के पल्लू ने इस घर की लाज बचाई है। सुमन देवी की आंखों से पछतावे के आंसू बह रहे थे। उन्होंने कीर्ति के हाथ थाम लिए और सबके सामने रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं पैसों के अंधे घमंड में असली हीरा पहचान ही नहीं पाई। तू इस घर की बहू नहीं, इस घर की लक्ष्मी है। कीर्ति ने मुस्कुराकर अपनी सास को संभाला और कहा, मम्मी जी, केक काटने का समय निकला जा रहा है, चलिए, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उस रात के बाद घर का नज़ारा पूरी तरह बदल गया। अब घर में किसी के मायके के पैसों की चर्चा नहीं होती थी। रागिनी भी अब कीर्ति का सम्मान करती थी और सुमन देवी ने घर की चाबियां और मान सम्मान पूरी तरह से कीर्ति को सौंप दिया था। कीर्ति ने साबित कर दिया था कि स्वाभिमान का सिक्का जब चलता है तो बड़े से बड़े घमंड की तिजोरी भी छोटी पड़ जाती है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें। धन्यवाद।